तो दोस्तों, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। हेलो, एक और नए एपिसोड के साथ में एक और नए स्टॉक एनालिसिस के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ, मनीष जैन। कैसे हैं आप लोग? एक बात आप सच सच बताइए कि अभी तक की जो वीडियोस आए हैं और जो उसके अंदर रिकमेंडेशंस आए हैं जो भी मेरी एनालिसिस रही है, जो मैंने स्टॉक्स सेलेक्ट करके आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, उसमें आप लोग कहाँ तक प्रॉफिट में हैं मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। इससे मेरा हौसला ज़रूर बढ़ेगा। ये मेरे को विश्वास है क्योंकि मैं भी उन स्टॉक्स को पर्सनली ट्रेड भी कर रहा हूँ और ट्रैक भी कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि वो स्टॉक्स में क्या ज़बरदस्त उछाल आया है, क्या ज़बरदस्त मूवमेंट आया है। स्पेशली अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था जिसके अंदर हमने पीएनबी और बीपीसीएल में 6% और लगभग 11% का मूवमेंट देखा था। वन डे मूवमेंट, सिंगल डे मूवमेंट। तो आई एम श्योर कि आप लोग अच्छे प्रॉफिट में होंगे और टारगेट्स अभी तक आए नहीं है, तो आई एम श्योर कि अभी तक आप होल्ड कर रहे होंगे। और प्रोबेबली मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बीपीसीएल का टारगेट तो हमें शायद कल मंडे को या फिर ट्यूसडे को जरूर मिल जाना चाहिए। मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ। ऑल्दो मैंने जो टारगेट अपने वीडियो में बताया था कि वो यही था कि लगभग अपने जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है उसको टच करेगा, बट उससे बहुत आगे निकल चुका है ऑल्दो ये। बट आई एम श्योर कि ये जो जहाँ पे अभी बंद किया है लगभग उससे मतलब 572 के इस पे प्राइस पे ये बंद किया है इसने, तो 580 के 85 के आसपास में अपना एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा। तो आई एम श्योर कि वो कल या परसों में उम्मीद करता हूँ आ जाना चाहिए। और पीएनबी का तो टारगेट अभी है आना अचीव होना बाकी है, बट एक रिट्रेसमेंट अब क्योंकि काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ गया था, तो एक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके अंदर अच्छा एक रिट्रेसमेंट आने के बाद में ये दोबारा से अपना नया हाई बनाएगा। तो हैविंग सेड दैट, अभी इसके अंदर आज के लिए जो रिकमेंडेशन, आज के लिए जो मैं स्टॉक लेके आया हूँ आपके लिए एनालाइज करके, उसके बारे में मैं आपके साथ में मैं साझा करना चाहूँगा कि वो क्या स्टॉक है, क्या डिटेल है उसकी। और आप लोग एक्साइटेड हो गए आई एम श्योर कि क्या नया स्टॉक है आज का, और क्या उसके अंदर उसमें क्या टारगेट्स वगैरह है, क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या टेक्निकल्स हैं, तो वो सब आपके सामने मैं रखता हूँ। बट मेरा आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपको ये मेरा काम किया हुआ पसंद आ रहा है तो आप कमेंट्स ज़रूर किया करें यार। कमेंट्स करने से मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं मेरे काम को और क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं कि इसके अंदर मैं और कंटेंट में इम्प्रूव कर सकूं। बट ये है कि देखिए, मैं कोई मीडिया पर्सनैलिटी नहीं हूँ कि जिसको बहुत ज़्यादा डायलॉग डिलीवरी जिसकी बहुत अच्छी हो सकती है, जिसका गेटअप बहुत अच्छा हो सकता है। मैं एक सिंपल अपना एनालिसिस करता हूँ। मैंने आपको बताया था ये मेरी हॉबी है, जिसको मैं बहुत पैशनेट हूँ, जिसको लेकर के मेरा चैनल का नाम भी है, जो हॉबी टू पैशन। तो ये मेरा पैशन है। जो पैशन अब आप काम में दिखता है, वो ये नहीं दिखता कि वो बंदा क्या बोल पा रहा है या क्या उसका गेटअप है या क्या अपीयरेंस है। आई थिंक वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैं कोई मीडिया पर्सनैलिटी नहीं हूँ, सीधी बात ये है। तो इसलिए मैंने अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है आप लोगों के सामने कि मैं हूँ क्या और मैं क्या करना चाहता हूँ। बस मेरा शौक़ है, मैं उस शौक़ को आगे बढ़ा रहा हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें और मुझे ये बता सकें कि मुझे इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है। मेरी कोशिश ये रहती है 0.1% डेली का मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है। और अगर मैं ये CAGR के बेसिस में करूँगा तो अच्छा खासा इम्प्रूव कर जाऊँगा एक साल में। प्यार बनाए रखिए। चलते हैं आज के एपिसोड के ऊपर और आज के स्टॉक के ऊपर। चलिए, एक सेकंड अपना वीडियो में एडजस्ट कर लेता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए आप। ओके, नाउ वी आर ऑल सेट, लेट्स गो। तो ये मेरा चैनल हॉबी टू पैशन, अ गेटवे टू इन्फॉर्म्ड स्टॉक एनालिसिस। मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन हर एपिसोड में देता हूँ, इसमें भी दूंगा क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं समझता हूँ कि टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस जो है ये सब्जेक्ट अपने आप में एक अच्छा
बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है ये। और बट इसके अंदर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस होती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और इसका बेसिस जो होता है ना वो प्रोबेबिलिटी होती है कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहा है, एक पर्टिकुलर ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है एक स्टॉक का, और उसके बेसिस पर वो आगे का मूवमेंट भी उसी रेशियो या उसी रेंज में या उसी ट्रैक पे चलेगा या उसी ट्रेंड लाइन पे चलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये ऑब्जर्वेशन होती है, और जो एनालिस्ट टू एनालिस्ट वेरी कर सकती है। सिमिलरली फंडामेंटली भी जो हम देखते हैं, हम बहुत सारे रेशियोज को एनालाइज करते हैं, फिनेंशियल्स को लेते हैं, 3 months 6 months 1 year 2 year 5 year, ये सब पूरा डेटा हम लेते हैं। उसके अंदर बहुत सारे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, रेशियोज और ये सब तरह की अपनी एक एनालिसिस के बेसिस पर एक निचोड़ पे आते हैं, एक क्रक्स निकालते हैं उसका कि इसके जो बहुत सारे रेशियोज हैं, ग्रोथ रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, बहुत तरह के रेशियो एनालिसिस होती है। जो फंडामेंटल एनालिसिस जानते हैं आप लोगों में से, वो इससे इत्तेफाक रखेंगे मेरे से कि हाँ ये काफ़ी वेरीड सब्जेक्ट है, और पर्सन टू पर्सन ये बड़ा सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है एक्चुअल में, टॉपिक है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे नज़र में मैंने जो रेशियोज के बेसिस पे मेरी ऑब्जर्वेशन बनाई है, मैंने अपना कंक्लूजन बनाया है। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा उससे अलग हो, या आपकी रीडिंग उससे ज़्यादा डेप्थ में हो। ऑब्वियसली डेप्थ नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, एक इन डेप्थ इसका एनालिसिस करना, हर चीज़ का टेक्निकली हो चाहे फंडामेंटली हो। बट यस, मैंने भी अपने जो पैरामीटर्स हैं, जैसा मैं बताता हूँ हर बार, कि उन पैरामीटर्स के बेसिस पर टेक्निकली और फंडामेंटली मैं उसको एक उसके जजमेंट करता हूँ, अपने बेसिस पर एक उसका एनालाइज करके एक क्रक्स निकालता हूँ, बॉटम लाइन निकालता हूँ। नाउ व्हाट शुड आई डू? Should I proceed with the buying, or should I proceed if I'm holding it? तो क्या मुझे होल्ड करना चाहिए, और अगर मैं होल्ड नहीं कर रहा हूँ तो क्या मुझे बाई करना चाहिए, या मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए? ये सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों ने अभी पीछे मुझे कनेक्ट किया था तो बोलते हैं कि आप प्रोमोट ज़्यादा करते हैं, कंटेंट कम होता है। बट देखिए, प्रोमोट इसलिए करना पड़ता है कि इसके अंदर मुझे सब लोगों का नॉलेज एक जैसा नहीं होता, नॉलेज पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और अगर ये वेरी कर रहा है तो मुझे ये मेरा फर्ज है कि पहले उनको एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँ, कि जो मैं समझ रहा हूँ वो उनको मैं पहले समझा पाऊँ, अपना नॉलेज वहाँ तक, उसी जो ब्रिज है उसको ब्रिज कर पाऊँ, जो गैप है उसको ब्रिज कर पाऊँ। उसके बाद में मैं जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहता हूँ वो वहाँ तक पहुँचेगी, उनके थॉट प्रोसेस तक पहुँचेगी, तो उनका और मेरा थॉट प्रोसेस मैच करेगा। अकॉर्डिंगली वो बाय, सेल, होल्ड, या जो वट एवर डिसीजन वो जो उनका होगा वो उसके ऊपर आगे बढ़ पाएंगे। बट ये मेरा हैविंग सेड दैट ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है। तो डोंट थिंक कि मैं इस चीज़ को कोई सेल्फ प्रमोट कर रहा हूँ। इट्स नॉट प्रमोशन, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरे वीडियोज़ को कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। ये मेरे वीडियोज़ हैं, जो मेरा अपना थॉट प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। सो प्लीज़ अप्रिशिएट कि ये चीज़ ज़रूरी होती है किसी को करने के लिए। प्रोबेबली आप में से जो लोग यूट्यूब, कई सारे लोग, बहुत से मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, जो इस फील्ड में काफ़ी महारत हासिल किए, वो लोग के वीडियोस भी आप लोग देखते होंगे। तो वो एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, और आप उनके भी जब इनिशियल वीडियोस आप जब देखेंगे तो शायद आपको मेरी बात शायद रेजोनेट कर पाएंगे आप कि हाँ, मैं जो ये आज बोल रहा हूँ शायद वो लोग भी उस वक्त वो चीज़ बोलते थे, क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस है वो उनके सब्सक्राइबर्स में और उनके व्यूअर्स में ऑलरेडी इनकलकेट हो चुका है, और मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूअर्स में वो इनकलकेट हो रहा है अब। तो वो इतना डिफरेंस है। सो प्लीज़ बी विद मी कि ये जो चीज़ मैं बोलता हूँ हर एपिसोड में, वो उसका पर्पज़ यही होता है कि मैं एक जो गैप है उसको ब्रिज कर सकूँ। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। सो मैं सब तरह के स्टॉक्स, सब तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आई शुड से, कि उनको एनालाइज करता हूँ, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, क्रिप्टो, डेरिवेटिव्स, फॉरेन फॉरेक्स और ETFs एटसेट्रा, इन सबको एनालाइज करता हूँ। एक इन्वेस्टर हूँ, आपको पता है, एक ट्रेडर हूँ, डिसिप्लिन ट्रेडर मैं एडजेक्टिव यूज़ करता हूँ उसका। बट मैं स्पेकुलेटर नहीं हूँ, स्पेकुलेशन मैं पसंद नहीं करता, और ना मैं अपने चैनल के माध्यम से
या मैं अपने किसी भी मेरे जो पहचान के लोग हैं, व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको कभी नहीं बोलूँगा कि आप स्पेकुलेट करिए, बिकॉज आप लोग बड़ी मेहनत से जो एक एक पैसा अर्न करके और पैसा जोड़ के हम इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि आगे उसका आने वाले टाइम में हम बेनिफिट उठ सके, हम बेनिफिट मिल सके इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स, इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन इन द स्टॉक वैल्यू, या जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम होल्ड कर रहे हैं उसका वैल्यू एप्रिसिएशन होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो अदरवाइज क्या होता है, लोग क्विक बक्स जिसको बोलते हैं कि बड़ी जल्दी पैसा बनाने के लिए वो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर लेते हैं, कई बार इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। करने को कोई भी ऐसा नहीं है, करने वाले करते हैं, उसमें पैसा भी लोग कमाने वाले करते हैं, बट वो लोग वो होते हैं जिनका मैनेजमेंट जो है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी मैनेजमेंट, जिसको कहते हैं इमोशनल क्वेश्चन, वो बड़ा ही स्ट्रांग होता है। और वो एक जो सीजन्ड प्लेयर होता है, जो सीजन्ड इन्वेस्टर होता है, ट्रेडर होता है, उसको डिफ्रेंशिएट करता है ऑर्डिनरी रिटेलर से। इसीलिए कहते हैं मोर देन 95% पीपल क्यों फेल होते हैं, बिकॉज वो इनमें जो ये क्वोशेंट है ना, EQ और IQ, ये बहुत हद तक इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, वो मिसिंग होता है। और मिसिंग होने के कारण ये 5% लोग जो होते हैं ना, जो बड़े बड़े HNI, FII और DIIs, ये लोग आपके पैसे को वहां से पुल करके और आगे बढ़ा देते हैं, नीचे स्टॉक को गिरा देते हैं, बिकॉज उनके पास वो मनी पावर होती है, इस रिटेलर के पास में नहीं होती है। रिटेलर के पास में क्या होता है, रिटेलर के पास में होता है एकमात्र चीज, होता है मैनेजमेंट। यही चीज है। एक चीज आपको पता होगा, आपने सुना होगा, मैं थोड़ा सा वक्त आपका ज्यादा ले रहा हूँ इसके अंदर, 1-2 मिनट का और लूंगा, कि आपने सुना होगा कि अगर आपको गाड़ी तेज चलानी हो तो आप क्या करेंगे। अगर आपको गाड़ी तेज चलानी हो तो आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली आप बोलेंगे एक्सेलरेटर, गाड़ी पे कंट्रोल, स्टीयरिंग पे कंट्रोल, सामने देखेंगे। बट आप में से कुछ लोग अभी सोच भी रहे हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा जरूरत होती है ब्रेक्स की। हम ब्रेक्स जितना कंट्रोल में रखेंगे ना, उतनी ज्यादा गाड़ी तेज चला सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करता है। ब्रेक हमें गाइड करता है कि हमें कितनी स्पीड पे गाड़ी को चलाना है और किस दिशा में, किस तरीके से, कौन से वक्त ब्रेक लगाना है, किस वक्त एक्सेलरेटर दबाना है। तो ये हमें वो कंट्रोल रखता है। यही चीज, ये ब्रेक्स होता है ना, ये स्टॉप लॉस जो होता है ना, ये स्टॉप लॉस आपके ट्रेडिंग कैरियर में वो ब्रेक्स का काम करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप स्पेकुलेशन मत करिए और डिसिप्लिन्ड ट्रेडर और इन्वेस्टर बनिए। यही, इसीलिए मेरा पर्पस यही होता है इस स्लाइड को बार बार चलाने का, कि मैं आप लोगों में वो चीज इनकॉर्पोरेट कर सकूं, और अगर आप में पहले से ही है तो मैं और उसको नर्चर कर सकूं कि वो एक आपके थॉट प्रोसेस में हमेशा SET बोलते हैं, स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट। SET, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट। इस चीज को आप अपने दिमाग में, जहन में बिठा लीजिए कि जब भी आप ट्रेडिंग में घुसेंगे, पहले सबसे पहले बोलेंगे व्हाट इज स्टॉप लॉस, मुझे स्टॉप लॉस कहां लगाना है, ये आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर SET, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट। लेट्स प्रोसीड। अब इसके अंदर अगेन जो बेसिस मैंने लिया है इस पूरे कैलकुलेशन का, इस एनालिसिस का, इस पर्टिकुलर एपिसोड में, उसमें एज आई सेड कि आपका एनालिसिस, मेरा मोडस ऑपरेंडी में, आपके मोडस ऑपरेंडी में फर्क हो सकता है। सो आप अपना एनालिसिस भी आप दोबारा से मतलब उसको, मेरे पैरामीटर्स और मेरे पैरामीटर्स को अपने पैरामीटर्स के साथ में मैच करना, कि क्या आप और हम एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही सोच रखते हैं, और नहीं रखते हैं तो वेरी कर सकता है। मैं मना नहीं कर रहा, वेरी कर सकता है। मेरी सोच इस एपिसोड को बनाने के पीछे यही है। डिस्क्लेमर, यस, कि मैं एक जैसा मैंने बोला था कि इसके अंदर जो भी गेन्स होंगे, जो भी लॉसेस होंगे, क्या पोजीशन होल्ड करनी है, कितनी पोजीशन होल्ड करनी है, क्या एंट्री, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस हो रहा है, ये अपना नॉलेज के हिसाब से आप इसमें इस
एपिसोड पे बताए गए स्टॉक के ऊपर अपना अपना कैलकुलेशन खुद करना। ये सिर्फ और सिर्फ एक मेरा जो भी इसके अंदर स्टॉक दिखाया गया है, ये मेरी पर्सनल राय है, निजी राय है। इसके ऊपर आप ट्रेड करें बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसके ऊपर आप गेन करें बहुत खुशी होगी, इसके ऊपर आप लॉस करेंगे प्योरली आपका होगा। मैं या मेरा चैनल या मेरी टीम का कोई भी सदस्य इस चीज के लिए आपका भागीदार नहीं होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसलिए आप पूरे तरह से अपने जिम्मेवार हैं, ठीक है। लेट्स गो। तो आज का स्टॉक है, पर्दा उठता है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है, हर रंग कुछ कहता है, ठीक है। ये है सर इसकी बैकग्राउंड और फंडामेंटल्स। 1942 की कंपनी है, 4 मित्रों ने, जैनी मित्र मनीष जैन जोक से पार्ट, 1942 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। 4 गुजराती जैनी भाई थे, जिनके चंपकलाल चौकसी, चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील। इन्होंने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म के तौर पे इस काम को शुरू किया था। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं मैं कि एशियन पेंट्स को हम क्या जानते हैं। एशियन पेंट्स पेंट में है, पेंट मार्केट का लीडर है। बट एक सबसे बड़ी चीज है, आप देखना, मैंने भी अभी गूगल किया तो बड़ा मेरे को भी आश्चर्य हुआ। ये कंपनी का बेसिस जो है ना, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का है। ये जो पेंट का है ना, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है इसके लिए। आप देखना, गूगल करना इस चीज को, बड़ा ही मतलब आपको भी आश्चर्य होगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसका कोर बिजनेस है। और ये जितने भी पेंट मार्केट वगैरह देख रहे हैं ना, ये सब इसके लिए एक एड ऑन चीज थी, जब एक टाइम तक ये कंपनी सिर्फ सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम कर रही थी। तो अब पढ़ना इसके ऊपर, गूगल करना, बड़ा अच्छा आपको लिटरेचर मिलेगा इसके ऊपर। तो लार्जेस्ट डोमेस्टिक पेंट मार्केट, ये पेंट का प्रोड्यूसर है और इसका मोर देन 59% मार्केट शेयर है ये इंडियन पेंट इंडस्ट्री का। थिंक ऑफ ए पेंट एंड एशियन पेंट वहीं पे होगा। आप जहां भी पेंट देखते हैं ना, 59% मार्केट शेयर छोटा नहीं होता है, मतलब बहुत बड़ी चीज है ये। 1982 में अपना आईपीओ लेके आए थे और लाइफ टाइम हाई आईपीओ के बाद में 3590 ₹3,590 रुपये पर शेयर 10 जनवरी 2022 को अचीव किया था। लो 19 रुपये 90 पैसा अप्रैल 1999 में बनाया था इसने। आज की मार्केट कैप है 2.82 ट्रिलियन रुपीज। भाई साहब कितने होते हैं यार। चलो अब करते हैं इसका पीयर कंपैरिजन। तो ये तो बैकग्राउंड दिया मैंने आपको, अब पीयर कंपैरिजन करते हैं। पीयर में इसके बराबर के जो है ना, वो मेरे को 4 ही लगते हैं, बाकी सब बच्चे हैं। मतलब जनरली ये 99% शेयर है ना इन 4 लोगों के बीच में पेंट मार्केट का, 99%। 1% है जो छोटे छोटे जो लोग हैं उनके पास में है। तो 2.81 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है एशियन पेंट्स का, बाकी सब छोटे हैं नेचुरली। टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो रेवेन्यू है 35,551,000 करोड़। अगेन मतलब ये परसेंटेज के बेसिस पर तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, ये मतलब एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है, चल रहा है ये। और रेवेन्यू देखिए, आप सीधा इसके ऊपर आते हैं, इनके जो रेशियोज हैं वो ज़्यादा आपके हेल्पफुल रहेंगे। रेशियोज में देखिए 14.96% नेट मार्जिन का परसेंटेज है इसका, नेट प्रॉफिट रेशियो, बढ़िया बहुत। रिटर्न ऑन इक्विटी 33.52%, माय गुडनेस। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 51.78 टाइम्स, माय गॉड, ये थोड़ा सा हायर साइड है। बट पीयर कंपैरिजन जब मैंने इसका देखा था तो एक साइट पे मुझे मिला था कि अराउंड 65% इसका पी जो प्राइस टू अर्निंग्स का जो है पीयर कंपैरिजन के हिसाब से वो थोड़ा सा हायर था। वो पता नहीं उनका बेसिस क्या था, मुझे उसका लॉजिक समझ में नहीं आया। बिकॉज 59% तो अगर एशियन पेंट्स के पास में मे भी हो सकता है वो ग्लोबली बोल रहे हो कि इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने के 65 रुपीज़ के आसपास का प्राइस टू अर्निंग 65 टाइम्स तो है जो उन्होंने बताया था। अब प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होती है? मार्केट कैप और जितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उनको डिवाइड करने से पता चलता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है। तो 15.65 टाइम्स, थोड़ा सा हायर साइड है।
अर्निंग पर शेयर 15.06, बेस्ट इन क्लास. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36.98, ऑलमोस्ट 37 रुपीज, 37%. माई गुडनेस, बहुत बढ़िया है. रिटर्न ऑन एसेट्स 21 रुपीज, 21%. बार बार रुपीज बोल रहा हूँ यार. 21%, ये भी बहुत ही जानदार चीज़ है. मतलब इसके रेशोज मेरे को बड़े अच्छे लगे यार, बड़े मतलब अट्रैक्टिव रेशोज हैं इसके. क्योंकि अगर पेंट इंडस्ट्री का हम सोचेंगे ना तो एशियन पेंट से आएंगे, और एशियन पेंट्स का इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर अभी तो भाई हर 10 में से 6 आदमी एशियन पेंट्स का ही कोई ना कोई रंग इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो कहीं भी यूज़ कर रहा हो, चाहे डोमेस्टिक हो, इंडस्ट्रियल हो, कहीं भी यूज़ हो रहा हो. तो 10 में से 6 आदमी अगर एशियन पेंट्स खरीद रहे हैं ना तो जल्दी से तो हिलने वाला है नहीं. इसके सामने अभी ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे तो. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन का मार्जिन 19.44%, बेस्ट इन क्लास. I'm sorry. नेट मार्जिन 14.96%, 15% के आसपास का नेट मार्जिन है. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का ग्रोथ देखिए 38%. ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मतलब पिछले 12 मंथ्स से इस 12 मंथ्स का इतना अच्छा ग्रोथ, बड़ा मतलब सही लग रहा है मेरे को ये. अर्निंग पर शेयर का 42 रुपीज. बुक वैल्यू का ग्रोथ 51%. करंट रेशियो 2:1 बेस्ट माना जाता है, एग्जैक्टली वही है इसका. क्विक रेशियो 1:1 बेस्ट माना जाता है, ये 1.25 है. रिसीवेबल डेज 37.79, मतलब कि हर 37 डेज में इसका पैसा घूम जाता है, इन टर्म्स ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाता है. और इन्वेंट्री ऐसा 55 डेज में, बेस्ट इन क्लास, एकदम मिनिमम टाइम में इसका इन्वेंट्री कन्वर्ट होता है. तो आप समझ रहे 55 डेज में अगर इन्वेंट्री को घुमा लेते हैं ये, तो मार्केट में कितना धड़ाधड़ माल बिक रहा है, आप समझ रहे हैं. तो बोल रहा हूँ ना 10 में से 6 लोग आपका एशियन पेंट्स का माल खरीद रहे हैं, तो वो इसी के कारण बोल रहा हूँ मैं. और पेबल डेज अगेन कैश रिच कंपनी तो है ही है, बट एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स 76 डेज में इसका पेमेंट साइकिल घूमती है. और कैश कन्वर्जन देखिए मात्र 16.5 दिन में पैसा स्टॉक लेके और स्टॉक माल वापस, पैसा वापस उधारी पूरी कलेक्ट करने के, इसके अंदर मात्र इसको 16.5 दिन लग रहे हैं. तो मतलब माल खरीदा और उसको बना करके सेल किया और पैसा हाथ में ले लिया, इस पूरी साइकिल को कैश कन्वर्जन साइकिल बोलते हैं, और उसमें 16.5 दिन लग रहे हैं मात्र इसको. तो इट्स ग्रेट. अब आते हैं टेक्निकल. मैंने फंडामेंटल्स आपको बता दिए, एक मोटा मोटा आपको एक पिक्चर मैंने बताने की कोशिश की है कि क्या बेस्ट. और इन सब के पीछे ना जो मेरा जो रिसोर्सेज हैं कि मैंने कहाँ से इकट्ठा किया, वो लास्ट में बताऊंगा आपको मैंने कहाँ से इकट्ठा किया. बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मैंने देखा कि बड़े अच्छे हायर टाइम फ्रेम्स पे अच्छे एक्यूमुलेशन आ रहे हैं इसके अंदर. स्टॉक्स में बाइंग अच्छी है. अभी पीछे के 2-3 सेशंस छोड़ दें जहाँ पे स्पेशली इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और बट इसके अंदर मोर देन एवरेज की बाइंग है, पॉजिटिव साइड में बाइंग है, बड़ी अच्छी लग रही है. और ऑक्सीलेटर्स ओवरसोल्ड जोन में, हायर टाइम फ्रेम में. ओवरसोल्ड जोन का मतलब पता है ना आपको कि इट इज नाउ रेडी टू बी बॉट एंड वहां से जंप करेगा. ये ओवरसोल्ड जोन इतने हॉट केक हो जाती है चीज कि जाओ और ले आओ बस किसी भी दाम में, वो ऐसी चीज होती है. 52 वीक हाई लो 3568 एंड 2694. 52 वीक हाई लो एक रेंज आपको पता चल गई, लगभग 900 950 900 हज़ार रुपये की रेंज बन गई है. और आप देखना हायर टाइम फ्रेम्स में हायर हाइज बना रहे हैं. हायर हाई हायर लो का मतलब क्या होता है, स्टॉक अप मूवमेंट में है, अप ट्रेंड में जा रहा है, ये एक और पॉजिटिव साइन. फिर आते हैं कि ये अभी एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे खड़ा है 2925. आप देखना लास्ट जो आपकी क्लोजिंग हुई थी 2 फरवरी वाली, 2 फरवरी 2024 की, उस वक्त देखना और इसका सपोर्ट लेवल चेक करना. अभी मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट पे दिखा रहा हूँ मैं, उसके अंदर देखना कि ये 2925 पे एग्जैक्टली वहीं पे खड़ा है जो सपोर्ट पे बाउंस बैक करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं ना गोल्डन जोन ऑफ फिबोनाची. ये गोल्डन जोन में खड़ा हुआ है. ठीक है, अब आइए आगे. ये आया इसका टेक्निकल चार्ट. ये देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ
जो गोल्डन जोन है ना, ये रही है जहाँ खड़ा हुआ है, ये अभी 0.52925 का देख रहे हैं ये, और 2936 इसकी क्लोजिंग थी और 2925 इसका सपोर्ट है। ये देख रहे हो, ये क्या शानदार कैंडल बनी हुई है। फिर भी मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ। अब मैं आगे बता रहा हूँ कैसे कंजर्वेटिव हूँ, आगे देखते जाऊँगा। ये देखो जी, अब मैं टारगेट में बताऊंगा कि आपको हाउ आई एम कंजर्वेटिव और मैं इसको कैसे अप्रोच करना चाहता हूँ इस स्टॉक को। देखो जी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस मैंने बताया 2936 था 2 फरवरी 2024 का। हाई क्या बनाया था 2962 रुपए। अगर ये 2925 का सपोर्ट तोड़ भी देता है 0.5 वाला फिबोनाची लेवल का, तो भी ये उसके बाद में इमीडिएट नीचे है ना उसका डिमांड जोन है, जहां से पिछली बार इसने बाउंस बैक किया था। और वो डिमांड जोन कहाँ है 2700 रुपए पे, जो लेके आएगा इसको 0.36। ये को मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला ये ना, ये जो 0.382 वाला, ये जो येलो सी लाइन दिख रही है आपको, ये इस जगह ले आएगा। और यहीं से इसने बाउंस बैक किया था पिछली बार हाई बनाने में, और ये सीधा ऑलमोस्ट अपना लाइफ टाइम हाई के पास में पहुंच गया था ये स्टॉक। आप देखना इस चीज को, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 2925 पे बुरा है बाइंग के लिए, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो कंजर्वेटिव हो रहा हूँ, मैं कंजर्वेटिव होकर 2700 तक भी वेट कर लूंगा। अगर ये 2925 पे भी खरीद लूँ और 2700 पे भी खरीद लूँ ना, तो भी बुरा नहीं, ये कहना चाह रहा हूँ मैं पैनिक नहीं करूंगा इसके अंदर। तो इसलिए अब इसके क्या है, हाई क्या बना रहा हूँ इस बेसिस पर, जो ये इसके अंदर मैं बाइंग का अभी जो एक्शन, जो स्टॉक में जो एक्यूमुलेशन आ रहा है, जो गैदरिंग आ रही है, जो बाइंग आ रही है, और पीछे ये सारी जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया फंडामेंटली और टेक्निकली, उसके बेसिस पर जो मेरे को टारगेट लग रहा है इसका 3760 रुपए से लेकर के 3800 रुपए तक का बड़ा अच्छा टारगेट, मोटा मोटा ठीक ही लग रहा है मुझे। लगभग 1100 रुपये मिल जाएंगे अगर आपको 2700 पे भी बाइंग करते हैं, तो लगभग 1100 रुपये आपको मिल सकता है एक शेयर का। स्टॉप लॉस सेम जरूरी होता है, 2560 रुपए का रखूंगा मैं। तो 2700 पे बाइंग, 2560 पे लगभग 140 रुपए का स्टॉप लॉस है आपका। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या हुआ 1:6, 140 और लगभग 800 साढ़े 800 रुपए का आपका प्रॉफिट। टाइम होराइजन लगभग 1 साल, लगभग 1 साल तक मैं इस चीज को होल्ड करूंगा और उम्मीद करता हूं कि उससे पहले ये अपना टारगेट अचीव कर लेगा। बीपीसीएल ने तो मेरी मान रख लिया, अभी बड़ा जल्दी उसने अचीव करवा दिया, तो मेरे को टारगेट, पीएनबी भी उसी राह में चल रहा है, तो आई एम होपफुल कि कर देगा, ये भी टारगेट जल्दी अचीव कर देगा। ये है जी एक्नॉलेजमेंट, मैंने आपको बताया था कि मेरे सोर्सेज क्या हैं। ये सारे सोर्सेज हैं मेरे। विकिपीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेडिंग व्यू मेरा अपना प्रोफाइल, investing.com बड़े अच्छी मैं मानता हूँ साइट अच्छी है। गूगल, हर चीज़ में जो आंसर ना मिले गूगल में देख लेता हूँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी देखता हूँ, और टाइम्स नाउ भी कुछ कभी कभी इसमें कुछ एक इनपुट्स हैं मेरे पास में, जो टाइम्स नाउ में मैंने लिए हैं उससे। ये था मेरा इस स्टॉक का एनालिसिस। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा सा शायद वीडियो आज हमेशा से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, बट मेरे को ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो गैप्स थे पीछे वाले वीडियोस में, या कुछ जो लोगों के कमेंट्स जो 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 मेरे को फीडबैक मिला है, उस फीडबैक के बेसिस पर मैंने इसके अंदर वो भी एड्रेस करने की कोशिश की है। हाँ, एक चीज़ और है, बिकॉज ऑल्दो ये अब आज इस वीडियो में वो चीज़ नहीं कवर करना चाहूँगा, बट मैं एक चीज़ आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा था कि स्टॉक्स में आप ग्रोथ जो है वो कैसे जो आपका जो इनकम है वो कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको, अगर आप लोग चाहेंगे तो आप कमेंट करना, मैं उसके ऊपर एक अच्छा वीडियो बना के दूंगा, जो मैंने कोशिश की थी, बट मुझे कहीं ना वो उस कंटेंट पे कोई वीडियो मिला नहीं। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर इस चीज़ को चाहते हैं कि ग्रोथ कैसे हो स्टॉक के अंदर, तो मैं आपको उसके अंदर उसके ऊपर एक वीडियो बना के दूंगा। मैं ज़्यादा इस टॉपिक को ज़्यादा खोलना नहीं चाह रहा, बस आप तो यस और नो लिखो, बस उस कमेंट में लिखो कि साहब मैंने ये इस चीज़ पे वीडियो बनाई है, तो मैं उसके लिए मसाला तैयार है, मैं वीडियो बनाऊंगा, एक अच्छा खासा है ना, वीडियो बना करके आपके सामने रखूंगा, एंड आई एम श्योर कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा वो चीज़। आप इस फिलहाल एपिसोड में इतना ही।
मेरे को मेरे जो भी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, ट्रेडिंग व्यू है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम। ट्विटर बार बार मुंह से निकल जाता है, एक्स बोला नहीं जाता है, ट्विटर ही अच्छा लग रहा था। तो इस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, मेरे को अपग्रेड करना चाहता हूँ मैं। 0.1% जो मैंने फॉर्मूला रखा है ना अपने लिए, वो इसीलिए रखा है कि वो जो आप लोग के इनपुट्स आएंगे ना, वैसे तो मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपग्रेड करता हूँ। मैं रोज़ का 0.1% अपने आप को अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो बस आपके कमेंट्स आएंगे, आपके रिस्पॉन्सेज आएंगे, तो मैं जल्दी अपग्रेड कर जाऊँगा, जल्दी अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। बट ट्रस्ट मी, मेरे पास में अच्छा खासा मैंने स्टॉक्स की लिस्ट बना रखी है, जो आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा। कि एक हर बार जो एक नया स्टॉक लेके आने की जो चीज़ बोल रहा हूँ ना, जो रवायत जो मैंने चलाई है अपने लिए, ये अगले एपिसोड में फिर एक नया स्टॉक लेके आ रहा हूँ आपके सामने। उसको एनालिसिस कर काम चल रहा है, होमवर्क मेरे साथ में पैरेलल काफ़ी स्टॉक्स पे मैं काम चलता रहता है। बट क्योंकि वो चेंजेज इतनी जल्दी होते हैं, तो उसके ऊपर हर बार एक डेटा को रिफ्रेश करके और आपके सामने प्रोड्यूस करने में वो थोड़ा सा समय लगता है। वो समय की कमी होती है आज के टाइम में टाइम इज मनी। चलिए, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, सी यू, बाय, सी यू।